वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो हमें इस टेस्ट को हमको ऑनलाइन डिस्कस करना था, लेकिन नेट कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर होने की वजह से एक बार फिर से मैं रिकॉर्ड करके इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। मैंने 20 सवाल जो डिस्कस करने थे उनमें से पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि ओ एच बॉन्ड जो है, ओ एच मतलब व्हाट, ओ एच बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर उसका एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कितने पे है आपका 3570 सेंटीमीटर पे है। ठीक है तो ठीक है, और वो पूछ रहा है कि ओडी बॉन्ड के लिए क्या होगा, ओडी बॉन्ड के लिए क्या होगा। ऑप्शन उसने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा है 3550 सेंटीमीटर इनवर्स और अगला है आपका 2630 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर ऑक्सीजन और हाइट ओडी ओ एच बॉन्ड की आपको एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ओडी बॉन्ड की आपको पूछा है, आप हुक्स लॉ लगाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 अंडर रूट के बाई म्यू। यही तो हमने क्लास में पढ़ा था। तो ये तो एक कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ, म्यू बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, म्यू बार क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट म्यू के। तो म्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट म्यू के, और म्यू क्या है, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास। और ये म्यू कितना होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही तो होता है। तो अगर आप देखेंगे ओ एच बॉन्ड ओडी बॉन्ड इसमें क्या हो गया है, मास बढ़ गया है भाई। एच का मास तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ड्यूटेरियम आने से मास बढ़ गया है। तो अगर ये बढ़ जाएगा, अगर म्यू बढ़ा आपका, अगर आपका म्यू बढ़ा, रिड्यूस मास बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन में देखो 3650 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 3500 और ये 3 ऑप्शन है, इनमें से 1800 कार्बोनाइल के रीजन है। तो जब आप इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले M1 M2 इस फॉर्मूले में आप M1 का तो दोनों बार आप एक ही रखेंगे, लेकिन अगर M2 की बात करेंगे तो एक बार ऑक्सीजन M1, एक बार आपके पास इस तरीके से जब आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी, वो कितना है 2630। इस फॉर्मूले में रख के 2630 सेंटीमीटर इनवर्स शो करेगा वो। अब जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि आपका एमाइड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एमाइड एब्जॉर्ब एट, एमाइड देखो भाई एब्जॉर्ब एट कितनी फ्रीक्वेंसी है। पहला है आपके पास 1690, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1715, सी है आपका 1800 और डी है आपके पास कितना 1735। भाई ये कार्बोनाइल रीजन की फ्रीक्वेंसी है, इनको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं लाऊं एसिड क्लोराइड, सबसे पहले एसिड क्लोराइड, ठीक, उसके बाद सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये 1810 पे, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड 1800 पे, फिर एसिड, फिर आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एसिड, एल्डिहाइड आएगा आपका 1735 पे, फिर क्या आएगा कीटोन आएगा आपका कितना 1715 पे, और फिर एमाइड आएगा आपके पास कितना 1690 पे या 1700 के करीब। तो इधर से आपको दिख रहा है कि एमाइड क्या है, एमाइड का ये है, और ये जो आपको ये फ्रीक्वेंसी है भाई, ये फ्रीक्वेंसी याद रखनी पड़ेगी, इधर से सवाल आएगा। ठीक है, अब ये जो सवाल है, अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल भी है। तीसरा सवाल है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर, हाईएस्ट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके लिए होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 6 मेंबर रिंग है एक, और एक डबल बॉन्ड अंदर से है। बी अगर आप देखेंगे आपके पास एक 5 मेंबर रिंग है, और एक 5 मेंबर रिंग है, उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। सी है आपके पास 4 मेंबर रिंग, एक डबल बॉन्ड है। डी है आपके पास एक 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, उसके साथ डबल बॉन्ड है। तो अब सीधी सी बात है, इसको बहुत बहुत बढ़िया से देखेंगे। अगर देखो, अगर यहाँ पे बात सीधी बात, अगर डबल बॉन्ड अंदर हो, 2 केसेस आएंगे। अगर डबल बॉन्ड अंदर, तो जितनी छोटी रिंग उतना
उतना ज्यादा क्या होगा आपका लैम्डा में एब्जॉर्प्शन, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी। क्या कहा मैंने, जितनी छोटी रिंग उतना ज्यादा क्या होगा एब्जॉर्प्शन। शर्त ये कहा कि डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, रिंग के अंदर होना चाहिए और रिंग से बाहर भी। सीधी सी बात, यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री का एंगल होता है, तीन आपके पास कितने साइड है, 1 2 3 चीजें हैं आपके पास, तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण होगा। अगर आप इस 4 मेंबर में देखेंगे तो कितने का होगा, यहाँ पे 360 12 36 120 डिग्री का कोण होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, ये एंगल की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 72 डिग्री का कोण होगा। तो अगर आप पाएंगे कि जो आपकी 3 मेंबर की रिंग होगी उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, भाई किसी चीज में जितनी ज्यादा स्ट्रेन होगा, जितना ज्यादा तनाव होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इधर मैंने क्या कहा, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हो तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, जितनी छोटी रिंग, अगर डबल बॉन्ड अंदर है तो जितनी छोटी रिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और मान लो ये डबल बॉन्ड बाहर हो, अगर डबल बॉन्ड बाहर है तो जितनी बड़ी रिंग उसमें 5 मेंबर तब भी दी जाती है। तो इतनी सी बात आपको समझना है। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल जो मेरा है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। क्या बतानी है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। किसके लिए, बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ, और ऑप्शन उसने 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बहुत आसान सवाल है और इस तरीके के सवाल आएंगे 30, 18 और 22। ये तो पीएचडी के एंट्रेंस में तक भी ये सवाल पूछा गया, वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम ऑफ बेंजीन के। तो बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6, ये बेंजीन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेंगे तो क्या ये लीनियर है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ DOF का डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला लीनियर के लिए अलग है और नॉन लीनियर के लिए अलग है। लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या है, 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए क्या है, 3n-6। तो बेंजीन कैसा है, बेंजीन मेरा नॉन लीनियर में आएगा, तो बेंजीन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3n-6। तो लगा दो इसको, 3n-6। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे n क्या है, n क्या है आपका नंबर ऑफ एटम। तो अगर आप देखेंगे बेंजीन में 6 ये है, 6 ये है, 12, तो 3 गुणा 12 माइनस 6, 12 3 36, 36 में से 6 गए तो कितने हुए, 30। तो 30 तो क्या हुए मेरे पास, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। अब ये जो 5वां सवाल है कि लैम्डा मैक्स, एक कंपाउंड आपको दे रखा है और ये उसका लैम्डा मैक्स आपको निकालना है। कंपाउंड दे रखा है और उसका लैम्डा मैक्स निकालना है। कंपाउंड दे रखा है, ये देखो वुडवर्ड फिशर रूल। भाई वुडवर्ड फिशर रूल इंपॉर्टेंट है और उधर से सवाल बनेगा। वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है, उधर से सवाल बनेगा। इसके लिए लैम्डा मैक्स पूछी हुई है। तो पहला ऑप्शन है 273, अगला है 253, 260 और 300। लैम्डा मैक्स वुडवर्ड फिशर रूल। सबसे पहले देखो ये होमो एन्युलर है कि हेटेरो एन्युलर है, होमो एन्युलर है, होमो एन्युलर है। कैसा है भाई, होमो एन्युलर। भूल गया रे, भूल गया तू, भूल गया। होमो एन्युलर के लिए कितना होता है, 253। रिंग ये सब्स्टिट्यूटेंट कितने हैं, 3 है, तो सब्स्टिट्यूटेंट की वजह से कितना हो गया, 5 गुणा गया 3। रिंग रेजिड्यू निकाल दे, निकालेगा तो वो 5 आएंगे, टोटल कर ले तो आंसर आएगा 273। इस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे रे, इस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे। ठीक, अगला सवाल है छठवां सवाल क्या कह रहा है, देख छठवां सवाल कह रहा है कि जो कीटो फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है किससे, इनॉलिक फॉर्म से। क्यों पहले तो ये बात है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, दूसरी बात इनॉलिक फॉर्म से क्यों होती है। क्यों, पहला ऑप्शन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बी है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वीक बॉन्ड होता है किससे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तीसरा बोथ है और चौथा है नन। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनॉलिक फॉर्म से। क्यों, तो ऑप्शन क्या है, सी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कार्बन
डबल बॉन्ड कार्बन से। अगला सवाल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड विल प्रोड्यूस। हाँ भाई, अगला सवाल है, छठवां सवाल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड विल प्रोड्यूस। भाई क्या कर रहे हैं हम, एसिटो एसिटिक एसिड का एसिड हाइड्रोलिसिस। तो CH3CO CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये एसिटो एसिटिक एसिड है, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर ले भाई। HOH वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के रिएक्शन और एसिड के प्रेजेंस में, तो ये इतना टूट जाएगा भाई, ये इतना टूट जाएगा, ये और ये एक साथ आ जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और H और प्लस ऑफ C2H5 OH। ऑप्शन ये था, ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं, मैंने रिएक्शन करके बता दिया आपको सीधे। ठीक है, सातवां सवाल है एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड विल विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सातवां सवाल है, देख भाई 20 सवाल डिस्कस करना है, देख हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ किसका, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, AMC एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड विल क्या होगा ऑन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑप्शन ए है इंक्रीज करेगा, बी है डिक्रीज करेगा, सी है बोथ, और अगला है आपके पास नन। एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। देख ले CH2 है ये, और इसके साथ क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एसिडिटी क्या होगी भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या चाहता है कि बाहर जाना चाहता है, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, खुद ही अंदर ही से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं जाएगा, तो मतलब एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बात समझो, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड अगर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ क्या होगी, एसिडिटी मेरी क्या होगी, घटेगी, एसिडिटी के साथ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ एसिडिटी घटेगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगला सवाल है, 8वां सवाल है, देख ले भाई, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, थोड़ा देख ले, 20 दिन है। मोस्ट रिएक्टिव कौन है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन, बी है मेरे पास बेंजीन फ्यूरान, सी है मेरे पास थायोफिन। देख ये सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और डी है मेरे पास पायरोल, डी है क्या है, पायरोल है। सबसे रिएक्टिव कौन होगा, देख ले, स्ट्रक्चर बना के ही देख ले। रिएक्टिव देख, ये बेंजीन है, ये आपके पास फ्यूरॉन है, ये फ्यूरॉन है, ठीक, ये पिरिडीन है, ये थायोफिन है, ये वो थायोफिन हुआ मेरा, ये पायरोल हुआ मेरा, तो मुझे क्या देखना है, रिएक्टिविटी देखनी है, मुझे क्या चेक करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इनमें, पायरोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, देख ले, इसको तो छोड़ दे, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी कि कम होगी। ठीक है, अब ऑप्शन यही है, और इसमें इसकी जगह पे हम इस बार पिरिडीन को रख रहे हैं। अब सवाल क्या है, 9वां सवाल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से निम्नलिखित में कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट विथ एथेनॉल। भाई देखा आपने एथेनॉल, आप एथेनॉल के साथ इनमें से किसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ये याद रखना है। ऑप्शन है पेरिडीन। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है, 10वां सवाल है, यहाँ पे पेरिडीन था, ठीक। 10वां सवाल है, देखो जरा मैं चेक करता हूँ ये वीडियो, हाँ देखेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन नेप्थलीन, 10वां सवाल है मेरा। नेप्थलीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऑप्शन बोलता हूँ, ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। ऑप्शन देख, पहले देख, ये बेंजीन होता है और बेंजीन के साथ एक और भाई जुड़ जाए अगर इसका ऐसा जैसा, तो ये हो जाता है नेप्थलीन। एक और जुड़ जाए एंथ्रासीन। देखो ये कैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं, तो ये अल्फा है और ये वाले क्या है, बीटा है। तो अगर मुझे पूछे नेप्थलीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर वो तुझसे बीटा भी पूछता तब भी क्या आंसर होता, 4 ही आंसर होगा। लेकिन अगर ये तुमने खुद से करना है, नेप्थलीन की जगह पे मैं एंथ्रासीन ला दूं और तब तुमसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। अगला सवाल है विच एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर लाइक आयरन। आयरन की तरह कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है सोडियम, बी है कॉपर, सी है मैग्नीशियम, डी है जिंक। सवाल क्या है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन की तरह एलिमेंट आयरन की तरह ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है। विच एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर बिसाइड आयरन। आयरन के अलावा कौन ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम कर सकता है। ऑप्शन है, आंसर है कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन हेमी में, हीम जो होता है, हीम प्रोटीन आपका, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। ऑप्शन है +2 है, +3 है, +4 है और बोथ है। तो ऑप्शन क्या है, +2 करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल है एलिमेंट फाउंड इन ग्लूटाथाइन बेस में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन आंसर है सल्फर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बढ़िया सवाल है रे भाई, ये बढ़िया सवाल है। और देख ऐसे सवाल आते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या बोला, फोटोसिंथेसिस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। आंसर है 8, याद रखना है रे। टॉक्सिक एलिमेंट कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। मर्करी है, पीबी है, आर्सेनिक है और ऑल है। ये सभी क्या है, मर्करी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक क्या हो गया, ये कार्कोजेनिक एलिमेंट है, इनकी वजह से कैंसर होता है। तो ये सभी मनुष्य के लिए क्या है, टॉक्सिक है। 16वां सवाल है सोडियम नाइट्रोफोसाइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। सोडियम नाइट्रोफोसाइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। सोडियम नाइट्रोफोसाइड होता है Fe5NO। या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए Na2, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए Fe5NO और विथ 2 नेगेटिव चार्ज। ये भी दोनों ही सही आंसर है, इसमें से कुछ भी लिख दीजिए, बात वही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लॉसेस ऑन KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन कितने वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, ये आपको बताना है मुझे। और बाकी मैं आपको टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, आप उस टेस्ट पेपर को देखिए और अपने आंसर बताइए।